लिमिटेशन एक्ट 1963, बेयर एक्ट है ना आपके पास? तो ये वाले का बेयर नहीं है, पीडीएफ है। लिमिटेशन एक्ट का पीडीएफ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम्म, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो आपका ये आया हुआ है 1 जनवरी 1964 को, एनफोर्समेंट डेट है। एनफोर्समेंट डेट है इसकी 1 जनवरी 1964। इसकी प्रेम्बल निकालें प्रियल जी। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, मिल गया आपको? प्रियल जी मिल गया? हेलो प्रियल जी, आवाज आ रही है? यस सर, आगे मिल गया है। मिलती पूछ रहा हूँ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। पहली बात, कंसोलिडेट या अमेंड करना है हमें किसके रिगार्डिंग? लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। सूट्स के लिमिटेशन के रिगार्डिंग जो भी लॉ है ना, उसको कंसोलिडेट करना, उसको अमेंड करना, ये काम लिमिटेशन एक्ट का है। एंड अदर प्रोसीडिंग, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स है। अदर प्रोसीडिंग में आपका क्रिमिनल भी आ जाता है, अगर जितना 5% जो क्रिमिनल मैटर है वो आ जाता है। साथ ही साथ में सूट के साथ में एप्लीकेशन होती है, आपकी अपील होती है। जनरली ये तीनों की बात ही करते हैं लिमिटेशन एक्ट, आपका सूट, एप्लीकेशन एंड अपील। तो अदर प्रोसीडिंग में ये दोनों चीजें आ जाती है। एंड फॉर द पर्पज, फोन पर्पज कनेक्टेड देयर विद, या उनसे रिलेटेड कोई और मामला। आपसे पूछे लिमिटेशन एक्ट का मेन मोटिव क्या है, मेन ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे लिमिटेशन एक्ट बना है, या सीधा सीधा पूछे प्रेम्बल क्या है, तो आप ये बताएंगे, यस सर, द लिमिटेशन एक्ट is an act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceeding। इतना ही आप बता दोगे तो कहीं आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेंस में आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि लिमिटेशन एक्ट के रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं, लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ आप बताइए। तो जहां आपने पहली लाइन ही ये ले दी प्रेम्बल की, तो मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, वहां आपने 1.5 नंबर सिर्फ इतनी लाइन से आपने गेन कर ली। ठीक है प्रियल जी? तो सर हर एक्ट के बेसिक में प्रियम्बल तो लिखना ही लिखना है मतलब? वो डिपेंड करता है क्या आपसे क्वेश्चन पूछे। अब लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताइए, वहां अगर आप, हाँ, किसी भी एक्ट के बारे में, जैसे आईपीसी के बारे में भी पूछते हैं, सीआरपीसी के बारे में भी पूछते हैं, तो वहां अगर आप प्रेम्बल से शुरू करते हैं तो प्रेम्बल तो बहुत अच्छी चीज है। प्रेम्बल तो आपका एक ग्राउंड दे देता है, पूरी बेस तैयार कर देता है क्वेश्चन की। अगर पूछें कि क्वेश्चन की बेस क्या होती है, क्वेश्चन की बेस होती है उसका प्रेम्बल, प्रियम्बल। अगर प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए कि अगर है ना, जैसे मैं सिर्फ लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मेंस की रिगार्डिंग बता रहा हूँ कैसे आंसर राइटिंग होती है। कि अगर जैसे अगर मान लेते हैं प्रेम्बल से रिगार्डिंग नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन प्रेम्बल से रिलेटेड नहीं है, अब कुछ उसके अंदर ऐसी बात निकल रही है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखी है। मान लीजिए आपसे, आपको पता है क्वेश्चन आपका अरेस्ट पे आया हुआ है जो सीआरपीसी में दिया हुआ है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 से शुरू करके कुछ बताते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में अरेस्ट के रिगार्डिंग बस 2 लाइनें भी लिख देते हो ना, अगर सीआरपीसी का क्वेश्चन है, तो वहां आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, आंसर तैयार हो जाता है 5 नंबर के पेपर में। क्योंकि हर एक एग्जामिनर है ना ये चाहता है कि जो हमारा ग्राउंड वो बने ना, वो या तो प्रेम्बल से बने, अगर प्रेम्बल का रिलेटेड क्वेश्चन है, या हमारा जो मेजर लॉ, अपेक्स लॉ जो बोलते हैं ना हम, सबसे अपेक्स लॉ होता है, सबसे बड़ा लॉ कौन सा है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम अपने एलएलबी की फील्ड में बोलते हैं पापा लॉ। तो सभी लॉ का पापा है। तो अगर पापा लॉ से अगर शुरू करोगे तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है ना वो इतना शानदार तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपना अरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है 41 से लेकर 60 के अंदर में जो भी कुछ भी आता है वो आप लिख दो। ठीक है, तो ये आपका मेंस का आंसर ऐसे बनता है। चलिए हमने प्रेम्बल पढ़ लिया। प्रेम्बल पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशन एक्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक तो सिविल में
एंड क्रिमिनल में। सिविल में जैसे कि मैंने आपको बताया 95% होता है, क्रिमिनल में आपका 5% ही होता है। ठीक है। सिविल में क्या क्या बातों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे? सिविल में 3 चीजों के बारे में बोला हुआ है, सूट, एप्लीकेशन, अपील। ठीक है। ऑल्सो यस क्रिमिनल में जो है 5% में सिर्फ एक ही बारे में बोला हुआ है, अपील प्रोविजन। ठीक। ये पूरा लिमिटेशन एक्ट का आपका ऊपर ऊपर का बता दिया कि लिमिटेशन एक्ट सिविल मामले में 95%, क्रिमिनल मामले में 5%। 95% क्या? सूट्स, अपील, वो एप्लीकेशन एंड अपील। क्रिमिनल मामलों में अपील प्रोविजन। गॉट इट? यस अब हम आते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में इसमें 2 बातें दी हुई हैं। एक तो इसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हम एप्लीकेशन की लगाते हैं, मतलब डिक्री की एग्जीक्यूशन की लगाते हैं ना। डिक्री आप समझते हो डिक्री क्या होती है? यस सर, वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिक्री को अगर हम एक सीधी लैंग्वेज में बोले तो डिक्री जजमेंट की छोटी बहन होती है। जजमेंट होता है आपका 10 पन्नों का। ठीक है। डिक्री क्या होती है? इसका एक पूरा, मतलब बोलते हैं ना 10 पन्नों का एक पन्नों में पूरा उसका ब्रीफ कर देना कि ब्रीफ ब्रीफ में बता दो क्या बात क्या है। समझिए? यस सर। 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट आपको म्यूट करूंगा मैं। हेलो प्रियल जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रियल जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है। यस सर, आ गई। ओके। तो डिक्री क्या होती है? जजमेंट का ब्रीफ में वो डिक्री होती है। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे ए एंड बी का मैटर था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड। ए वर्सेस बी था। ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है नहीं प्रॉपर्टी मेरी है। कोर्ट का जजमेंट आता है सारे फैक्ट पे देखने के बाद कि ये प्रॉपर्टी ए की है। जजमेंट में कोर्ट ने लिख दिया कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, और डिक्री में ये लिख दिया कि ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। मतलब जजमेंट में तो सारी बातें आ गई कि एविडेंस ये हुआ, विटनेस ने ये बोला फलाना ढिमकाना। डिक्री में सीधा बोल देता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। तो सिर्फ जजमेंट देने से या ये डिक्री देने से ए के नाम वो प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। उसको जब तक वो गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं चढ़ती ना उसके नाम पे वो जमीन, तब तक वो नहीं होती उसके नाम पे। तो उसको करने के लिए उसको क्या होता है, डिक्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि सर मेरे को डिक्री तो हो गई है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाएं। वो भी कोर्ट में लगती है। तो वो डिक्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाना, वो आप कितने टाइम में लगाओगे ये आपका लिमिटेशन एक्ट बताता है। मतलब डिक्री अगर वो है जमीन वाली है तो आप ये कहोगे सर ये जो डिक्री है मेरे नाम से उसको एग्जीक्यूट कराएं, और जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसको ऑर्डर करें कि ये जमीन मेरे नाम पे एग्जीक्यूट कर दे। ये एक आपको ब्रीफ में बता दिया क्या होती है डिक्री एंड जजमेंट के बारे में। प्रियल जी, कोई प्रॉब्लम आई यस। अभी तक? नो सर। ओके। नाउ जैसा कि मैंने कहा एप्लीकेशन में हमने बात कर रहे थे। एप्लीकेशन 2 तरीके की लगेगी, एक तो फॉर एग्जीक्यूशन, एक अदर देन एग्जीक्यूशन। अदर देन एग्जीक्यूशन में ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडेड। जो भी सिविल मामलों में जैसी भी तरीके की एप्लीकेशन लगती है ना, वो सभी तरीके की एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है प्रियल जी? यस सर। ये मैंने पूरे एक बार आपको लिमिटेशन एक्ट का ब्रीफ में बता दिया कि लिमिटेशन एक्ट इन चीजों पे चलेगा। सेक्शन 1 पे आते हैं।
सेक्शन 1 पे वही है कि ये पूरे भारत पे अप्लाई होगा, जम्मू एंड कश्मीर तो अब हट चुका है। और जो भी एनफोर्समेंट डेट है, एनफोर्समेंट डेट आपको बता चुका हूँ, 1 जनवरी 1964 है। डेफिनेशन पे सर आते इसमें हैं। 5 अक्टूबर यस, 1963 क्यों लिखी हुई? 5 अक्टूबर 1963 ये बनने की डेट है। अच्छा। एनफोर्स में आना या वो जो मतलब राष्ट्रपति का साइन होता है ना, एनफोर्समेंट डेट, वो हम्म। ये होती है। ज्यादातर आपको एग्जाम में ये पूछते हैं कि इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1964। ठीक है, ये यस। 5 अक्टूबर इसके बनने की डेट है, इस डेट को ये बना था एक। हम्म। बनने की डेट कई बार अलग होती है और एनफोर्समेंट की डेट अलग होती एनफोर्समेंट की अलग होती है ना। यस। एप्लीकेशन पे आते हैं, वो सॉरी डेफिनेशन क्लोज पे आते हैं। डेफिनेशन क्लोज में पहला आपको डेफिनेशन दे रखा है एप्लीकेंट का। हु इज एन एप्लीकेंट? तो एप्लीकेंट के बारे में बोल दिया कि अ पटिशनर इज ए एप्लीकेंट, एक तो ये बोल दिया। सेकंड है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू फ्रॉम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। मान लीजिए कि सीधा सीधा ये मान लिया कि एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, कि जिससे कोई एप्लीकेंट जो है अपना राइट उसको मिलता है अप्लाई करने का कोर्ट में। क्या होगा? मान लीजिए आप हो प्रियल जी, ठीक है, प्रॉपर्टी है एक जिस पे मैंने कब्जा किया हुआ है, सिविल सूट आपको फाइल करना है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रियल जी, आप हो आर्मी के अंदर और आर्मी वालों को अभी आने नहीं दे रहे कुछ भी कारण से, एक्स वाई जेड कारण से। तो आप कोई पर्सन है ना अपने लिए अपॉइंट कर देते हो कि मैं इस पर्सन को अपॉइंट करती हूँ जो मेरे बिहाफ पे केस कर लेगा। ये आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि सीपीसी आपको ऐसा अलाउ करता है। तो आप वो पर्सन हो, मतलब आप वो पर्सन हो फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, जिससे यस। वो एप्लीकेंट जो है वो अपना राइट टू अप्लाई प्राप्त कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव, अदर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ एक तो रिप्रेजेंटेटिव आ पाएंगे, यहाँ पे दूसरा अदर रिप्रेजेंटेटिव में कुछ भी कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड हो सकता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब आप तो आर्मी में हो, पीछे से आपने अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको किसी पर्सन को दे रखा है कि भाई तू एक काम कर, इसकी देखभाल करना, इसका तू कुछ भी कर लेना, मतलब पूरा ख्याल वगैरह तू ही रखना। तो ये पर्सन है ना, इट कैन ऑल्सो बी एप्लीकेंट, इसको भी हम एप्लीकेंट बोल सकते हैं। ठीक है प्रियल जी, तो यस। एप्लीकेंट का मतलब आप समझिए एप्लीकेंट कौन होगा। एप्लीकेंट क्या लगाएगा? एप्लीकेंट लगाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। देखो एक मैं आपको टर्म बता देता हूँ कुछ, कि जो एप्लीकेशन लगाता है ना उसको बोलते हैं एप्लीकेंट। ठीक है, जो अपील लगाएगा ना उसको क्या बोलेंगे? आपको आइडिया है क्या बोलेंगे? बताइए। नहीं रियली सर। पिटिशनर बोलते हैं, वो पिटीशन भी लगाता है, पिटीशन बोल देते हैं, अपील हाँ में लगाना। हाँ, वो पिटिशन पिटिशन ठीक है, से आता है, पिटिशन लगाता है। ठीक है। और जो सूट फाइल करता है, one minute, जो सूट फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। ठीक है, समझ गए? यस। नाउ अभी हम आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए आप खुद और पढ़ सर के देखिए। जिसके ऊपर लगा है वो डिफेंडेंट। जिसके ऊपर लगा है वो डिफेंडेंट। यस। देखिए आपको आवेदन पड़ी, एप्लीकेशन इंक्लूड्स, अ पिटिशन। यस, सो एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। आपसे ये पूछा जाता है कि एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, तो वहां एक्स वाई जेड आपको दे देंगे,
ए एक्स बी वाई सी और डी में आपको दे देंगे पेटिशन, मतलब एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड है, तो आंसर आएगा आपका डी, पेटिशन। पेटिशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड हुंडी एंड ए चेक। चेक। बस ये आपको ये सीधा सीधा याद रखने वाली याद है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं होती। बॉन्ड, बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड क्या चीज होती है, बॉन्ड इज ए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने लिखत बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट। नहीं। हमारे लॉ की फील्ड में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट को, एक लिखत को बोलते हैं। वेयर बाय अ पर्सन ओब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी। एक पर्सन ने इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने आप को ओब्लाइज कर लिया है, क्या करने के लिए, कि मैं मनी आपको पे कर दूंगा टू अनदर। एक तो ये बात होगी, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ ए स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म और इज नॉट परफॉर्म। कंडीशन पे देता है, कंडीशन क्या है कि दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड, जो खुद को ओब्लाइज किया ना जिस कंडीशन पे, वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगी अगर कोई एक्स या वाई काम किया जाता है। इफ ए स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म और इज नॉट परफॉर्म, किया जाता है या नहीं भी किया जाता, तो वो ऑब्लिगेशन वो हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। समझे? यस सर। क्या समझे बताइए। सर इसमें ये दे रखा है एक, हाँ इसमें ये दे रखा है एक कि बार आप खुद बॉन्ड पढ़ें। हाँ, मतलब, हाँ कर लिया सर। क्या समझ में आया बताइए। सर बॉन्ड, इसमें लिखा है कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर एक पर्सन को एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसे पे करना होता है मनी टू अनदर पर्सन, और किसी कंडीशन पे, जिसमें जो ऑब्लिगेशन होती है वो तब वर्ड होगी या तो जो स्पेसिफाइड एक्ट है वो परफॉर्म हुआ हो या नहीं परफॉर्म हुआ हो। उस हेलो प्रियल जी, मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने बोल दिया हेलो, पूरा। ओके 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 ओके, ठीक है। नहीं, बढ़िया बढ़िया, मेरे को बीच में जाने से रुक गए थे, मेरे को लगा है। तो नहीं नहीं ठीक है, बोल दिया। बॉन्ड का सही समझ गया आप। इसको है ना आप, मैं बताइए, बता रहा हूँ प्रियल जी, क्या करो। अब आपको आरजेएस की प्रिपरेशन का तरीका बता देता हूँ। कभी भी प्रिपरेशन जो होती है ना जुडिशरी की, कभी भी प्री बेस पे नहीं होती, नेवर। कभी सोचना ही नहीं कि आपको प्री की तैयारी करनी है, आपको हमेशा ये सोचना है आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर ये यस। सोच लिया ना आपने, तो प्री आपका निकला हुआ तैयार है, करेक्ट है। हमारी गलती क्या रहती थी शुरुआत में, मैं बताता हूँ, हम प्री की तैयारी करते थे। जितनी बुक्स आती थी एमसीक्यू की, हम सारी पढ़ डालते थे। हमने कभी मेंस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा था प्री क्लियर कर लें फिर उसके बाद मेंस के प्रिपरेशन करेंगे। पर ये हमेशा गलत सोच थी, क्योंकि प्री ये बाई सर चांस मैंने अगर कुछ क्लियर कुछ भी कर लेते हो वेबसाइट्स बाई पे लक। पढ़ा था, यस कुछ वेबसाइट्स पे टॉपर्स का पढ़ा था तो उन्होंने भी यही बोला था कि हमेशा मेंस के यस, अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि कोर्स सेम होता है। तो अगर आप जब तक प्योरली मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ोगे बेयर, तब तक प्री कैसे तैयार करोगे। बिल्कुल। नहीं, कारण ये भी है कि बाय लक अगर आपने प्री भी क्लियर कर लिया ना, मैंने ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो बाय लक प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस के लिए आपको मिलता है सिर्फ 45 डेज। 45 डेज में ये 45 एक्ट हो जाते हैं, चाहे हैं 14 यस। से 20 ही एक्ट हैं, ये आपको 45 एक्ट है ना, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाते हैं, 45 डेज में नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको यस। मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है। कैसे करना है, जैसे ये आपका ओब्लिगेशन के लिए, ओब्लिगेशन क्या, सॉरी, बॉन्ड के लिए आ गई बात। हालांकि बॉन्ड वर्ड आपको और जगह भी मिलेगा, पर एज फॉर लिमिटेशन आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, व्हाट इज बॉन्ड, भैया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड। तो वहां आप लिखने की कोशिश करें कि बॉन्ड की ये डेफिनेशन है।
जो पहले देखो तरीका आपको मैंने शायद सेशन में पहले बताया हुआ है, पहले आप समझें बेरेक में क्या लिखा हुआ है, फिर उसको बोलें, बोला, बोलने के बाद उसको लिखें, लिखा, लिखने के बाद उसको बेरेक से चेक करें। ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए प्रिय। समझा, बोला, लिखा, बेरेक से चेक किया। ठीक है। यहाँ मैंने आपको वो पीछे अपील में एक गलत चीज बता दी थी, वो पेटिशनर नहीं होगा, वो अपीलांट होगा। अपीलेंट बोलते हैं उसको, पेटिशनर नहीं होगा। पेटिशनर माने पेटिशन लगाने वाला बोलते हैं, पेटिशन जो हाँ, लगाता है मैंने भी यही पढ़ा वो कि अब पेटिशनर होता पेटिशन है। लगाने वाला पेटिशन। पेटिशनर होता है वो बात है ना, वो मेरी गलत हो गई थी, वो गलत लिखा हुआ गलत था, इसलिए मैंने आपको कंफर्म करा दिया। यस। ठीक है। ओके। नेक्स्ट डिफेंडेंट पे आते हैं। हु इज द डिफेंडेंट? एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derive his liability to be sued। देखो आपको जैसे मैंने बताया था, प्लेंटिफ जो सू करता है, डिफेंडेंट जो सू जिसका होता है, क्यों हुआ। ये सूट बोल दो। ठीक है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derive his liability to be sued, उस पर लाइबिलिटी हो जाती है कि उस पर सू किया जा सके। एक तो वो डिफेंडेंट हो गया। एनी पर्सन whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative। सेम वाली बात, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का, किसी एस्टेट का उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हो और अदर रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप भी एज ए डिफेंडेंट इंक्लूड किए जा सकते हो। ईजमेंट पे बात आती है। ईजमेंट एक्ट आपने पढ़ा हुआ कभी? नहीं, ये वर्ड सुना हुआ है कहीं। ईजमेंट आपने वर्ड सुना हुआ है? जैसे आपके घर के बाहर जैसे सूरज की पूरी रोशनी आती है, हवा अच्छी चलती है, ठीक है, बाय चांस मैं आता हूँ, मैंने आपके घर के बाहर बड़ा सारा मॉल खड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरी अलग बिल्डिंग आ गई, यहाँ मेरी अलग बिल्डिंग आ गई, यहाँ मेरी पहले से मतलब यहाँ ये पड़ोसियों का घर है, यहाँ पड़ोसियों का घर है, यहाँ पड़ोसियों का घर है, सामने सिर्फ एक थे जहाँ ये हवा आ रही थी बढ़िया आपके घर में, यहाँ बड़ा सारा मॉल खड़ा कर दिया, आपके ना तो सूरज की रोशनी आ पा रही, ना ही हवा आ पा रही, एकदम घुट के बैठ गए आप। तो ये आप ये जाके कोर्ट में कहोगे, सर मैं इस घर में रह रही थी 20 साल से 30 साल, तो नॉर्मल जो है 30 साल से रह रही हूँ, तो मेरा ये ईजमेंट राइट हो गया है। अब ये जो मेरा सूरज की रोशनी लेना, हवा लेना, अब ये जो घर बना दिया ना इन्होंने सामने आगे, मेरा ईजमेंट राइट है ना वो अफेक्ट हो गया। एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद आपको ईजमेंट का राइट मिलता है आपका। फॉर द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को 20 साल, और अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट पर्सन को मिलते हैं 30 साल। ठीक है। प्रॉपर्टी पर ही मिलता है। गवर्नमेंट ने, यस, प्रॉपर्टी पे नहीं, मतलब प्रॉपर्टी पे अगर आपने एक प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए एक ए था, बी था, ये दोनों के घर थे, ठीक, और ए के घर में जाने के लिए रास्ता ऐसे होके जा रहा था, ठीक है, बी का तो घर का ये रास्ता था ही एंटर होने का, कोई एक ऐसा रास्ता था जो यूं बी के घर के होने जा रहा था। उस वक्त तो ए और बी बढ़िया यारी दोस्ती में कर रहे थे, ठीक है, 30 साल 35 साल गुजर गए, बी की होगी डेथ, बी का बेटा आया सी, उसके मची खुन्नस, वो कहता है ये रास्ता क्यों यूज कर रहे हैं ए में, एक घर में जाने के लिए, ये रास्ता तो मेरे घर से होके जा रहा है, मतलब बी के जाने के बाद अब सी का हक आ गया वहां। ये जो रास्ता यूज कर रहा था ना वो 30-35 साल से, ये अब इसका ईजमेंट राइट हो गया। अच्छा। ए का अब ये ईजमेंट राइट हो गया, अब इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता, ये रास्ता बन गया तो बन गया बस अब। ठीक है, समझ गए? अच्छा, मतलब एक लंबे टाइम से आप यूज्ड टू हो गए हो किसी लंबे चीज टाइम को से, लेकर। हाँ, यूज्ड हो चुके हो, बस यही बात। कुछ हम्म। शर्तें होती हैं, वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तब जाके आपको ये राइट मिलता है, ऐसे आपको सीधा सीधा ये राइट नहीं मिलता। ईजमेंट है, इंक्लूड्स अ राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ राइट, राइट। सेकंड नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट,
कोई कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा है ये कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वहां ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया हुआ था, ये तो अपने आप ही चल रहा था, रास्ता जा रहा था, चलने दे रहा था। बाय विच one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land or of another। क्या होता है कि इसमें तो ये बात आई जो मैंने आपको बताया है, मेन आप बस ये समझिए कि रास्ता जो है ना यूज करने का अधिकार मिल जाता है उसको राइट मिल जाता है कि वो प्रॉपर वे को यूज कर सके। यहाँ ये बात हुई है कि अगर वो वन पर्सन इज एंटाइटल टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। यहाँ ये बोल रहे हैं उसकी सामने वाले के ना ए और बी का घर पास पास में था, ठीक है, इसका घर का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा था, इसके घर के पास में आ रहा था, इसमें कुछ ना कुछ जो भी उग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने यूज के लिए ले सकता है वो ए। ये इसका इजमेंट राइट होता है अगर वो एक प्रॉपर टाइम लिमिट तक अगर इसको यूज कर रहा है तो। प्रॉपर टाइम लिमिट होती है 30 साल, ठीक है। बस ये याद रखिए, एनी पार्ट ऑफ द सोइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन, जो उस पे ग्रो हो रहा है या और अटैच टू या इससे कोई अटैच्ड है, उसको रिमूव कर सकता है, एंटाइटल टू रिमूव हो जाता है, या अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, या उसको खुद के यूज के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए यूज कर सकता है वो, और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ द अनदर। दूसरे की लैंड पे आपका कुछ ना कुछ राइट हो जाना, दैट इज इजमेंट राइट। फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया, ऑब्वियस बात है, इसमें क्या समझाएं। गुड फेथ, आईपीसी पढ़ी आपने? यस। वहां पे भी गुड फेथ वर्ड आता है। बता सकते हैं कौन से सेक्शन में आता है? सर याद नहीं। आईपीसी का बेरेक्ट है आपके पास? हाँ है। आईपीसी के बेरेक्ट खोल के देखें। एक प्रियल जी बेरेक्ट ले लो भाई सभी। प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है? प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करें। हेलो हेलो। हाँ प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ गई। मैं कह रही हूँ सर बेरेक्ट है आईपीसी का मेरे पास। नहीं आईपीसी का तो है, अभी लिमिटेशन का आपके पास नहीं है ना। जैसे सर मैंने इंडियन के लिए मैं बता देती हूँ एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आईपीसी। ठीक है, बाकी नहीं लिया। आपके पास अब आपका पास बच गया एक तो लिमिटेशन हो गया, वो नहीं है। एसआरए नहीं है, और रेंट ये कंट्रोल सब मैंने डाउनलोड कर लिए, बाकी तो नहीं 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 मत देखो। पीडीएफ से सिर्फ बताने में पड़ जाता है, जब हम खुद पढ़ने पे आते हैं ना सेल्फ स्टडी में बेरेक्ट चाहिए होती है। अच्छा सर, उस टाइम तो वहाँ शॉप पे अवेलेबल नहीं थे तो मैंने डाउनलोड कर लिए, सोचा प्रिंट निकाल लूंगी। तो नहीं, जब भी शॉप पे आ जाए आपकी और लीजिएगा सीएलए की लीजिएगा। सर यहाँ पर तो मिलते ही नहीं सर, ये भी मुझे इतनी मुश्किल से मिला है राजस्थान में वाइट मिलती में है, तो। राजस्थान में सीएलए की नहीं मिलती है? सीएलए मिलती है, ना भी सर मिले यहाँ चलो कोई पर बात, कानून सर ये लिया प्रकाशित है की ले लीजिएगा। व्हाइट मैन पब्लिशिंग कंपनी का डिग्लॉट एडिशन। कौन सी? डिग्लोट है ना? हाँ डिग्लोट ठीक व्हाइट्समैन, है। हाँ हाँ व्हाइट्समैन पब्लिशिंग वाइटमैन भी कंपनी। ठीक है, ठीक है ठीक है। बस उनके पास लेटेस्ट यही रेंट, आया था। चलो रेंट कंट्रोल हो गया, और कौन सा आपका रह गया? जेजे एक्ट रह गया, और एनआई, और नेगोशिएबल। आपका पीओबी रह गया, प्रोबेशन ऑफेंडर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन पीडब्ल्यूए, और इन सब की सर पीडीएफ कर इंडिसेंट ले रहा हूँ। रिप्रेजेंटेड। देखो पीडीएफ है ना, मैं बता रहा हूँ प्रियल जी, नहीं हो पाएगा पीडीएफ से। या तो नहीं पीडीएफ नहीं, है मैं ना आपके प्रिंट पास? निकाल लूंगी सर, प्रिंट निकाल हाँ लूंगी सर। पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिएगा, यस ये आपका सही हाँ है, पीडीएफ का इसलिए। प्रिंट निकाल लें आप। एटलीस्ट कई बार निशान लगाना पड़ जाता है। नहीं, उसे उससे पीडीएफ से तो नहीं होती है पढ़ाई।
है ना। और पीडीएफ जो है वो अपडेटेड यूज कीजिएगा ना, पुराना मत यूज हाँ, वो कीजिएगा। लेटेस्ट ही सारा अपडेट किया है। जैसे जेजे अभी अपडेट हो गया पूरा, हुँ। जेजे एक्ट है ना अपडेट हो गया, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर सर रहे ये थे गुड फेथ पे। गुड फेथ का सेक्शन इतनी बड़ी बुक में से कहाँ ढूँढूँ? अरे सेक्शन 6 से लेकर आपके 52A तक में हुआ है बस। इसका मतलब आईपीसी आपने नहीं पढ़ी हुई पहले। सर ये बेयरट से ऐसे नहीं पढ़ी, मतलब कोर्स में जो था उस टाइम वो पढ़ लिया और बस। ओके, बेरक नहीं पढ़ा हुआ ना मतलब आपने कभी। चलो कोई हाँ, बात नहीं, नहीं। तरीका आपको बताएंगे बेरक पढ़ने का भी। आज के टाइम में बेरक जो है ना अभी लिंकिंग करके पढ़ना पड़ेगा प्रियल जी, वो सर आपने बताया था उन डेमो क्लासेस में। है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्ट में आप रहो, इंटर बेरक लिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, इंटर बेरक लिंकिंग होती है, इंटरसेक्शन लिंकिंग होती है जैसे। हाँ, उसमें हुँ। गुड फेथ में क्या डेफिनेशन दी हुई है बताइए। सर मैंने निकाला ही नहीं 1 मिनट। हाँ आराम से कोई जल्दी नहीं। फैमिलियर जितना होगे आप अपने बेरक से उतना ही आपको बेरक सपोर्ट करेगा। सर nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। ठीक है, सेम ही दे रखी है। इसमें भी सेम ही है। हुँ, तो यहाँ एक अगर गुड फेथ की आप डेफिनेशन याद कर ले तो दो का काम चल गया। हाँ, यस सर। ठीक है, तो यहाँ गुड फेथ के साथ आप लिखिए लिंक विद या रीड विद सेक्शन सेक्शन, कौन 52 से ऑफ सेक्शन में? आईपीसी 52 52 है ऑफ ना। आईपीसी। हुँ, ओके, और 52 के आगे आप क्या लिखोगे? रीड विद सेक्शन रीड विद 2H 2H ऑफ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन। ठीक है, यस, यस, गॉट इट। यस सर। उसी तरीके से जब हम सीपीसी में आपको बताऊंगा, सीपीसी कभी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिपेंडेंट जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ आपको नोट कर हुँ, लेना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट में डिपेंडेंट की 2 के ई में दी हुई है। कारण क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से लिंक कर लो। कई बार होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना सीपीसी, वहाँ डिपेंडेंट के हुँ, बारे में 2E जब आप लिमिटेशन एक्ट देखते हो ना, दिमाग में बजती है घंटी, टन टन के हाँ हुँ, डिपेंडेंट उसमें भी थे। फिर जब एमसीक्यू में जब आपसे पूछते ना डिपेंडेंट की परिभाषा कहाँ दी हुई है इन लिमिटेशन एक्ट, फिर याद आता है 2 का ई। ये याद नहीं था लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा था 2 का ई, ये याद आता है हमने सीपीसी में पढ़ा था 2 का ई। समझे प्रियल जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो यस सर प्रियल आ जी, रही मेरी है। आवाज आ रही? ओके, यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं प्लेंटिफ। अब वही बात, प्लेंटिफ जो डिपेंडेंट है सेम उसी का ही उल्टा हो गया, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम ए प्लेंटिफ डिराइव हिज राइट टू सू। वहाँ लाइबिलिटी टू बी सूड है, यहाँ हिज हुँ, राइट टू सू है। राइट टू और सू। सेम एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेंटिफ एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों ही याद करने अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो EAR, ईयर याद कर लो, कान। हुँ, कान होता है ना, ई से एग्जीक्यूटर, हाँ, ए से एडमिनिस्ट्रेटर, आर से रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यस। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, इसमें दो चीजें इंक्लूड है, एक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक प्रिस्क्राइब पीरियड। हुँ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है आपसे मेंस में कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो दिया हुआ है मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? 137 आर्टिकल। देखिए एक बार नजर मारिए, लास्ट में आपको यस। शेड्यूल दिया हुआ है एक। ठीक है, यस सर। ये आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। अगेन फिर से पढ़ लेते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन
बाय एनी शेड्यूल, बाय द शेड्यूल, एनी शेड्यूल बाय द शेड्यूल। पीपी प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका दिया हुआ है 3 साल, कि आपको 3 साल के अंदर ये सूट फाइल करना है, ठीक है। उसमें से प्रिस्क्राइब पीरियड हमें निकालना है, तो प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर एक्ट के अकॉर्डेंस में आपने जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, वो कंप्यूट करना, मतलब उसमें से जोड़ घटाव करना, तो जो टाइम निकल के आएगा ना 3 साल में से, मान लीजिए 3 साल में आपको शूट करना था, 1 साल आप पागल रहे या माइनर थे, 1 साल आप माइनर थे, 17 साल की एज थी आपकी, माइनर थे, तो 1 साल, जब 3 साल आपको करना था, 1 साल अगर उसमें से हटा दें अपने, तो 2 साल बचे, तो ये 2 साल होंगे प्रिस्क्राइब पीरियड। आप कंप्यूटेड माने आपका इसमें से, मतलब आपका संगणित बोलते हैं, मतलब संगणित तो आपका समझो जोड़ घटाव करके जो भी टाइम निकलेगा वो प्रिस्क्राइब पीरियड होगा। पीएन की बात हो रही है, प्रोमिस नोट, यस आफ्टर कंप्यूटेशन। प्रोमिस नोट की बात हो रही है, मींस एन इंस्ट्रूमेंट, अगेन एन इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने पढ़ा था, बॉन्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वेयर बाय द मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट ए टाइम देयर इन लिमिटेड। वहां ये बोलता है कि मैं एक लिमिटेड टाइम में आपको पैसा चुका दूंगा, एब्सोल्युटली टू पे स्पेसिफाइड सम मनी, या तो लिमिटेड टाइम में या पे ऑन डिमांड पर, जैसे ही आपने डिमांड की मैं आपको उसी वक्त चुका दूंगा, या ये जो पीएन है ये जैसे ही आप मेरे को शो कर दोगे, एट साइट बोलते हैं, उसी टाइम आपको चुका दूंगा। ये सर बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है ना? यस, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो ना, सी में देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड अ हुंडी एंड ए चेक। अगेन सूट, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यू का, जो पूछा ही जाता है कि सूट में क्या इंक्लूड नहीं है या सूट में क्या इंक्लूड है। तो इसमें इंक्लूड नहीं है अपील और एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है प्रियल जी, प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आगे ही। ओके ओके ओके, हेलो। हाँ हाँ ठीक है आवाज आ रही है। नाउ टोट, टोट पे बात करते हैं। टोट आपने पढ़ा होगा पहले कभी? हाँ सर, ये एलएलबी में पढ़ा था। टोट इज ए सिविल रॉन्ग, ये तो हमारा एक मंत्र है, टोट इज ए सिविल रॉन्ग। अभी इसमें आगे की क्या लाइन होते हैं, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ना ही बीओटी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। तो टोट इज a civil wrong which is not breach of contract, also not breach of trust. Got it? Yes. Trustee, what is trustee? Trustee does not include a बेनामीदार। ट्रस्टी में बेनामीदार नहीं है। बेनामीदार आप समझ गए कौन होते हैं बेनामीदार? नहीं सर। बेनामीदार वो बनते होते हैं, जैसे मेरी प्रॉपर्टी जो थी, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, पैसा मैंने दे दिया, पर मैं शो नहीं करना चाह रहा था ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो। मैंने एक काम किया, प्रियल जी आप एक काम करो, ये प्रॉपर्टी आप है ना मैं आपके नाम पे करवा रहा हूँ, ठीक है, जबकि प्रॉपर्टी होगी आपके नाम पे, कब्जा किसका है? मेरा है, क्योंकि पैसा मैंने दिया है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, पर शो करने के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम आपके नाम पे करवा दी, तो ये बेनामीदार है। बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं ना? अच्छा, हाँ। नाम सुना होगा, बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति पकड़ी गई, बिना नाम की संपत्तियां बोलते हैं ना, बिना नाम की संपत्तियां वो होते हैं। अब मोर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मोर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड, एक तो बेनामीदार नहीं है ट्रस्टी के अंदर, दूसरा एक मोर्गेजी जिसने प्रॉपर्टी पे अभी भी बैठा हुआ है, जबकि मोर्गेज खत्म हो चुका है, रिमेनिंग इन पोजेशन कब्जे में बैठा हुआ है, आफ्टर द मोर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड, मोर्गेज खत्म कर दिया, उसने पैसा दे दिया, फिर भी उस पर बैठा हुआ है, तो वो ट्रस्टी नहीं होगा। और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल, और ना ही
कोई ऐसा पर्सन जो रॉन्गफुल टाइटल के साथ में कब्जा लिए बैठा हो, ठीक है। हम्म क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम ट्रस्टी में कि बेनामीदार हो गया, अब हमें सूट लेके आना है, हम तो ये बोलेंगे कि सर ये देखो ना, ये तो एज ए ट्रस्टी इसने किया हुआ है, मतलब आप पे लेके आएंगे सूट कि ये देखिए ये तो प्रियल जी के नाम पे है, तो एज ए ट्रस्टी इन्होंने होल्ड की होगी प्रॉपर्टी, तो आपको, क्योंकि आप बेनामीदार हो, आपको ट्रस्टी नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, मैंने आपसे लोन ले रखा था 5 लाख रुपए का, और उस लोन के बदले में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी थी एज ए सिक्योरिटी, 5 लाख रुपए मैंने आपको चुका दिए, फिर भी आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहे हो, आपके कब्जे में। तो कोई एक्स पर्सन आके ये नहीं बोलेगा कि प्रियल जी ने तो ये प्रॉपर्टी एक बार संभाल के रखी हुई है, तो ये तो एज ए ट्रस्टी है, नहीं, आप ट्रस्टी नहीं। किसी को ट्रस्ट नहीं मानेंगे। थर्ड पर्सन, अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, आपने दम के मतलब 4-5 गुंडे लेके आए, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो कब्जा किया वो रॉन्गफुल पोजीशन है, तो भी आप ट्रस्टी नहीं माने जाओगे। ठीक है प्रियल जी। यस अभी तक जो डेफिनेशन क्लोज हुआ है हमारा, यहाँ डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट होता है। कुछ प्रॉब्लम आई है डेफिनेशन क्लोज में? नो सर। कैसे पढ़ना है डेफिनेशन क्लोज, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि अच्छा 2 के एच में क्या दे रखा है, ये पूछ लेते हैं, या ये घुमा के पूछ लेते हैं कि गुड फेथ कहाँ दिया हुआ है, इन लिमिटेशन एंड गुड फेथ कहाँ दिया हुआ है, तो 2 के एच में, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। किन किन चीजों को याद रखना है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ए याद रखना है, देखो कोशिश करो तो सारे याद करने की कोशिश करो, पर अभी टाइम कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट आप कौन कौन से याद कर सकते हो। तो ए याद कर सकते हो आप, एक आप डी कर लीजिए, और ई है, और आई कर लीजिए, और जे कर लीजिए, और के, एल, और एन, ये याद रखिएगा बस कि इनमें क्या है, ए में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, आई में क्या है, जे में क्या है, के में क्या है, एल में क्या है, और एन में क्या है। ठीक है। नाउ बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 की बात करते हैं हम, कि सीधा सीधा एक जनरल रूल बताता है। इसने कोर्ट पे एक फाउंडेशन लगा दी। क्या फाउंडेशन लगा दी कि देखो भाई, ये जो लिमिटेशन पीरियड है ना, यहां से यहां तक, मतलब यहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यहां से लेकर यहां तक के अंदर बीच में वो सूट फाइल कर सकता है। जैसे ही ये लिमिट पार हुई, सूट आपका डिसमिस हो जाएगा। अपील सिर्फ इतने टाइम लिमिट तक आप कर सकते हो, इससे बाहर गए अपील डिसमिस। एप्लीकेशन आप इतने टाइम लिमिट तक कर सकते हो, इसके बाहर गए डिसमिस। ये बोलता है, जनरल रूल बोलते हैं ना, सामान्य नियम, पूरे लिमिटेशन एक्ट का जो आधार है, तो ये बोलते हैं, सेक्शन 3 को बोलते हैं। पर सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, पर किसके अंदर रहते हुए, 4 to 24 में जो बातें लिखी हुई है ना, उसके अंदर रहते हुए, मतलब उसको भी मानते हुए ये बात लागू होगी कि एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील, प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस। डिसमिस कर दोगे भाई, कोर्ट के लिए ऑर्डर है, शैल बी डिसमिस है, मे वर्ड नहीं है। शैल और मे का मतलब समझते हो प्रियल जी? सर मतलब तो मे मतलब तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली। एंड शैल, और शेल तो एक कंपल्जन है कि मतलब हाँ ये तो श्योरिटी कि ये होना ही चाहिए। यस, इट्स अ कंपल्सन। मे माने आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वहां आपकी डिस्क्रिशनरी पावर अपने आप वो हो जाती है, ओपन हो जाती है, कि वहां आप चाहो तो कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। नाउ कि ये क्या बोल रहा है, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील, प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रिस्क्राइब पीरियड की बात हो रही है, लिमिटेशन पीरियड की बात नहीं हो रही। ठीक है। तो प्रिस्क्राइब पीरियड माने जो आपने जो भी काउंट करके कंप्यूटेशन करके निकाला है, वो उस पीरियड की बात हो रही है। ठीक है। शैल बी डिसमिस ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। मान लीजिए मैं हूं और बी, मेरे को बी के खिलाफ सूट करना, सूट की लिमिट थी 3 ईयर, कि मेरे को 3 साल के अंदर सूट करना था। मैंने किया 3.5,
ईयर में, मतलब 5वें महीने में जाके, 3 साल 5वें महीने में जाके मैंने सूट फाइल किया, ठीक है, प्लेंट मैंने कर ली। वहां चाहे बी ने बोला हो, बी का आप जनरली क्या होगा, बी बोलेगा ना कि सर ये 3.5 साल बात कर रहे, जबकि लिमिटेशन ही 3 साल थी। वो लॉजिकली बात है, वहां चाहे बी बोले ना बोले, कोर्ट को जैसे ही पता लगा ना कि लिमिटेशन के बाहर दिया है, सूट डिसमिस। ये बात ये लास्ट में बोल रही है, ऑल्दो सर ये लिमिटेशन हैज उसमें नॉट होता है बीन सेट अप। ना, सॉरी। सर ये उसमें होता है ना, पढ़ा था मैंने, कहीं टाइम बार डेप्थ होते हैं जिनमें 3 इयर्स का लिमिटेशन होता है। हाँ, देखो लिमिटेशन का अलग अलग टाइप, अलग अलग चीज होंगी। आप शेड्यूल जब देखोगे ना, इसमें शेड्यूल देखोगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि इमूवेबल हाँ प्रॉपर्टी सबका। से रिलेटेड जो है ना, वो आपको मिलते हैं। कई जगह 12 साल का लिमिटेशन मिल जाता है, कई जगह 30 साल हाँ। का मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके सूट है ना, वो आपको 3 साल के अंदर अंदर करने होते हैं। हाँ। टोर्ट से रिलेटेड जितने भी सूट हैं, वो आपको 1 साल या 2 साल के अंदर करना होता है, ठीक है। ये आपका हाँ लिमिटेशन होता है। एंड दूसरा नंबर क्या हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ए सूट इंस्टीट्यूटेड। इस एक्ट के लिए हम ये मानते हैं कि एक सूट कब इंस्टीट्यूट किया जाता है। ये मेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि एक लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से एक सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो आंसर इज, ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। जब प्लेंट आप प्रेजेंट कर देते हो, प्रॉपर ऑफिसर हो, तो हम समझेंगे आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। इन केस ऑफ ए पॉपर, पॉपर से समझते हो, पॉपर क्या होता है? नहीं। पॉपर माने इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट भी नहीं समझे, माने गरीब आदमी। अच्छा। पॉपर बोल लो, इंडिजेंट बोल लो, गरीब बोल लो, तो सीपीसी में इंडिजेंट वर्ड दिया हुआ है, इसलिए इसमें पॉपर वर्ड दिया हुआ है। इन केस ऑफ द पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सीपीसी में क्या दिया हुआ है प्रियल जी, कि अगर आपको एज ए पॉपर सूट करना है ना, मतलब एज ए गरीब आपको सूट करना है ना, कि मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे से कोर्ट फीस ना लें, तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मेरे को आप इजाजत दीजिए कि मैं एज ए पॉपर सूट फाइल कर सकूं। तो वो एक एप्लीकेशन लगाता है। तो यहाँ यही बोला हुआ है कि एक सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ द पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर द लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। जब वो एप्लीकेशन ऐसी लगा देता है, तब माने के सूट इंस्टीट्यूट हो गया। यस। इन केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी, जहां कंपनी से क्लेम लेना है आपको, विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, जहां कोर्ट ने उसके वाउंड ऑफ का ऑर्डर दे दिया है। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन क्लेम टू द कंप्लेंट टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब वो अपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को फर्स्ट अपना क्लेम भेजता है, तो मानेंगे सूट इंस्टीट्यूट हो गए। यहाँ आपसे अगर मेंस में आपके वो क्वेश्चन आता है कि सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, तो आप यही लिखोगे बस इतना, ये 3 चीजें आप लिख दोगे। बी में क्या बोला हुआ है, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम shall be treated as separate suit and shall be deemed to have been instituted। काउंटर क्लेम और सेट ऑफ से मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सर वो सेट ऑफ मतलब तो कि एक का क्लेम दूसरे ने कुछ और करके सेट ऑफ कर दिया हो। हाँ ठीक है, मान लो मैं हूं और प्रियल जी, हमारे बीच में मनी रिलेटेड सूट है, ठीक है। आप कहते हो कि सर आयुष जी ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे लोन पे, 8 लाख हो गए, चलो 8 लाख ले लिए, 8 लाख रुपए लोन में लिए थे, ठीक है। तो आप प्लेंट लेके आते हो, यहाँ आप प्लेंटिफ हो, ठीक है। यहाँ आपने 8 लाख रुपए की डिमांड की, मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये बोला कि सर 8 लाख रुपए मैंने लिए तो थे, पर उसमें से मैंने 5 लाख रुपए चुका दिए थे, ठीक। ये सेटअप होता है, अच्छा। ठीक है। मतलब नेगोशिएशन टाइप। नेगोशिएशन टाइप कह लो, चाहे वो ये बात है ना कि ओके 5 लाख को दे दिए, अब आप 3 लाख की बात करो, ये बात है, इट इज सेटअप। नाउ काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम क्या होता है, आपने डिमांड की कि सर मुझे
सर जी से वो आस्क। सर यस, वो जो आपने बताएं। बोला ना कि 8 लाख में से 5 दे दिए, तो वो तो उसकी हाँ, नॉलेज में होगा ना 5 दे दिए तो? नॉलेज में तो वो तो बी की नॉलेज, प्री आपकी नॉलेज में, मतलब जैसे आप सर कहना क्या चाह मैंने रहे हैं? 8 जैसे मैंने हम्म, 8 लाख आपने लोन लिया, उसमें से आपने हम्म, 5 दे दिए, तो ऑब्वियसली मैं तो हम्म। 3 के लिए ही कोर्ट में जाऊँगी ना, पूरे 8 के लिए कैसे जा क्यों सकती हूँ? जाओगे? क्यों जाओगे? पैसा बहुत बड़ी चीज होती है प्रियल जी। आप तो ये शो करोगे मेरे को तो एक ही पैसा नहीं मिला। सच्चाई अच्छा, जनरली चलती है, सिर्फ कागजी बातों में चलती है सच्चाई। असल में तो मैटर तो बहुत तगड़े तगड़े वाले मैटर आते हैं। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि मैंने दे चुका हूँ 5 5। लाख रुपए, हाँ 5 लाख, वो सेट ऑफ होता है कि अच्छा, सर अच्छा, आप एक काम करें, आप सेट ऑफ कर दें 5 लाख, तो वो प्रूव करना पड़ता है। वो अच्छा, आगे सरकमस्टेंसेस की बात होती है। काउंटर क्लेम क्या यस सर। होता है? आपने कहा 8 लाख रुपए मांगने हैं, आप मांगते हो, मैं कहता हूँ 8 लाख कहाँ, मेरे को प्रियल जी से 15 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं। दैट हुँ, इज काउंटर क्लेम। मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपने कहा मैं 8 लाख की सूट कर रही हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो 15 लाख रुपए का सूट कर रहा हूँ। कोर्ट क्या बोलती है कि दोनों अलग अलग सूट करोगे, क्या फायदा, एक ही सूट कर दो दोनों। तो ये होता है काउंटर क्लेम। एक ही सूट के अंदर आप काउंटर क्लेम के रूप में दूसरा एक सूट लेके आ जाते हो। तो अच्छा, यहाँ ये बोल रहे हैं एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ऐसा समझेंगे कि वो एक सेपरेट सूट है, समझेंगे, डीम हुँ, टू भी है, पर एक्चुअल में तो होगा तो वो एक ही सूट दोनों का। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज इन सूट विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। उस डेट को जिस दिन आपने सेट ऑफ के लिए प्लीड किया है ना, उस दिन हम समझें कि आपने एक नया सूट फाइल कर दिया। ठीक हुँ, है, समझने के पर्पज यस, से ये बोल रहे हैं। इन द केस ऑफ हुँ, काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, जब आप काउंटर क्लेम कोर्ट में मेड करते हो तो वो समझेंगे। हुँ, यहाँ सी एक नई बात बोलता है, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट is made when the application is presented to the proper officer of the court। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है। आपको जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, दिल्ली आपको पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है या सर्टिफिकेट बोल दो चाहिए। वो होता है 134A का, आर्टिकल हुँ, 134A यस, पढ़ोगे ना जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का, हुँ, वहाँ हाँ, सर आपने पढ़ाया था। 134A में, यस, तो वहाँ नोटिस ऑफ मोशन जब आप हाई कोर्ट में लगाते हो ना कि सर मेरे को वो दो, सर्टिफिकेट दो या मेरे हुँ, को कंसेंट दो कि मैं जाऊँ, वो कब माना हुँ, जाता है? एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट, जब आप प्रॉपर ऑफिसर के हुँ, सामने पेश कर देते हो। समझ गए? यस सर, यस सर, अब मान लेते हैं कि एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। प्रिस्क्राइब पीरियड कब खत्म हो रहा है? जब जिस दिन क्लोज हो रही है कोर्ट, कोर्ट वो क्लोज है, क्लोज़ हो रहा मान लो संडे आ गया या दिवाली का टाइम आ गया है। या कुछ भी होली त्योहार कुछ आ गया। व्हेन द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर द एनी सूट अपील और एप्लीकेशन, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे एस ए ये तीनों किस पे आ रहे हैं? सेक्शन 3 में आ गए, सूट हुँ, एप्लीकेशन अपील, सेक्शन सूट 4 में भी आ एप्लीकेशन, रहे हैं, हुँ, सूट एप्लीकेशन अपील। अब ये आगे हुँ, चलेंगे हम। प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डेट व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। The suit, appeal, or application may be instituted, preferred, or made on the day when the court reopen. When the court reopen. मैं आपको बताता हूँ इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं और आपको कितनी सिली मिस्टेक है। कोर्ट ये लिख और बच्चे ये लिख देते हैं ऑन द नेक्स्ट डे, आंसर ये लगा देते हैं हाँ, कि जबकि ये है कि व्हेन अगले कोर्ट दिन। रीओपन। यस, जरूरी थोड़ी अगले दिन कोर्ट ओपन ही होगी। यस सर, 10 दिनों की छुट्टियां हैं, ठीक है, और आपका हुँ, पहले दिन जिसकी छुट्टी है उसी में खत्म हो रहा है, आप लिख दोगे ऑन द नेक्स्ट डे ही कैन प्रेजेंट द अपील और ऑन द नेक्स्ट डे ही कैन प्रेजेंट द हाँ, एप्लीकेशन, नहीं चलेगा ना। आपका आंसर हाँ, ये हाँ, होगा द व्हेन द कोर्ट रीओपन द पर्सन रीओपन्स, कैन इंस्टीट्यूट हिज सूट और प्रेजेंट हिज अपील। ओके,
A court Yes, shall be sir. deemed to be closed on the day within the meaning of this section if during any part of his normal working hours it remain closed on that day. हड़ताल हो जाती है कई बार कोर्टों में, आप देखते हो ना वकील लोग हड़ताल कर देते हैं चलती कोर्ट के बीच में, तो उस दिन हम ये समझेंगे कि उस दिन कोर्ट की छुट्टी रही है। ठीक, ये बोल रहे हैं। Yes. नाउ हम सेक्शन 5 पे आने से पहले हम चलते हैं, चलो सेक्शन 5 कर ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सेक्शन 5 पढ़ते हैं। Any appeal or any application other than application under any provision of the order 21 of the Code of Civil Procedure Code 1908। ऑर्डर 21 में आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बोला हूँ। जब आप सीपीसी पढ़ोगे ना, वहाँ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के एप्लीकेशन के बारे में बोला हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनी अपील, एक तो अपील हो गई, और एनी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन, बट कौन सी एप्लीकेशन नहीं, अदर देन आपकी वो 21 ऑर्डर 21, अदर देन एग्जीक्यूशन है एप्लीकेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें प्रियल जी? प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, नहीं आवाज आ रही समझ है आया मेरी? ये, नहीं आया सर ओके, ये समझ। नहीं तो ये एक तो अपील वाला समझ में आ गया हाँ, कि अपील कब प्रेजेंट करनी है। एक बार अपील पे लेकर चलते हैं, एप्लीकेशन भूलें, फिर चलते हैं। एनी अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड। लाइन चल रही है, कहीं प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं। एनी अपील से सीधा मैं जंप करा, मे बी एडमिटेड पे आ गया। एक मिनट, मैं आपको आपके पीडीएफ से ही बताता हूँ। मेरा लिमिटेशन एक्ट का कहाँ गया? नहीं, लिमिटेशन एक्ट ये ये नहीं है। आपके पास पीडीएफ है ना, प्लीज मेरे को भेज सकते हैं? लिमिटेशन बेर एक्ट, चलिए मिल गया, ठीक है। प्रियल जी मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। एक मिनट में बस पीडीएफ मेरा इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर लेता हूँ। 5839। यस, शो हो रहा है क्या आपको पीडीएफ? सर हाँ सर, हो गया। हो गया ना? ओके, सेक्शन 5 पे आते हैं हम, ठीक है? यस सर। यस, मैंने कहा एनी अपील से लेकर मैंने इतनी जो चीज है ना एक बार हटा दी। अब पढ़िए, एक बार आप पढ़े, चाहे जोर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Any appeal may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. अब मैं बताता हूँ, एनी अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये एक एक्सेप्शन दे रहा है, जैसा आपको सेक्शन 3 में क्या बोला था कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद ना तो आप अपील लोगे, ना सूट लोगे, ना ही एप्लीकेशन लोगे। बट इसका एक्सेप्शन आ रहा है कि एनी अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड if the appellant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period। अगर वो कोर्ट को ये शो कर देता है, स्टेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास सफिशिएंट कोज है
कि वो इतने टाइम में हम्म अपील क्यों नहीं पेश कर पाया था, तो वो उसको टाइम दे देंगे। लीनियंट हो जाना मतलब कोर्ट को। अब हम्म आपकी एप्लीकेशन वाली बात पे आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, एप्लीकेशन दो तरीके की होगी, एक फॉर एग्जीक्यूशन एंड सेकंड फॉर अदर देन एग्जीक्यूशन। अदर एग्जीक्यूशन आप एग्जीक्यूशन। समझे कि नहीं समझे, ये पहले आप यस सर। बताइए। हम्म एग्जीक्यूशन माने आपकी कोई डिग्री आई हुई है ना, उसके हम्म एग्जीक्यूशन की आपको एप्लीकेशन लगानी है, हम्म हम्म ठीक है। और यहाँ बात हो रही है अदर देन एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन की। हम्म अच्छा, ये तो सेकंड वाला अदर देन एग्जीक्यूशन। अदर देन एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, तो एनी अपील हम्म और अदर देन एप्लीकेशन, तो सेम बात कि वो मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड if the applicant satisfy the court that he has sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। आगे सर। दोनों में ही ये बात हो रही है कि वो अगर सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को तो वो लगा सकता है। हम्म एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, द फैक्ट दैट अपीलेंट और एप्लीकेंट वाज मिस्ड बाय एनी ऑर्डर, मिसलीड या मिस बोलते हैं, मिस्ड बोल दो चाहे मिसलीड बोल दो, बाय एनी ऑर्डर प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर था या कोई हम्म जजमेंट था, जिससे क्या हुआ, जो पर्सन था ना अपीलेंट या एप्लीकेंट, वो कंफ्यूज हो गया कि प्रिस्क्राइब पीरियड एक्चुअल में कहाँ से शुरू होगा या कहाँ से हम्म खत्म होगा, तो ये एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। हम्म। ठीक है। यस सर। यहाँ सफिशिएंट कॉज में आप और भी चीजें लिख लें, अगर लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। यस सर। सफिशिएंट कॉज में एक तो आपका हो गया इलनेस, यस सर। इलनेस होगी। दूसरी चीज इम्प्रिजमेंट, आप जेल में थे। यस सर। थर्ड मिस्टेक ऑफ काउंसिल, कि मेरे काउंसिल जो थे ना उनकी मिस्टेक की वजह से मैं क्यों भुगतूं। फोर्थ अ बोनाफाइड मिस कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बोनाफाइड आपने मिस कैलकुलेशन कर दी पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। एंड फिफ्थ इलिटरेसी में समटाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, आप ये कह दो कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये भी कई बार एक रीजन हो सकता है कि आपको टाइम दे देंगे। सो आपने बोनाफाइड क्या बोला? बोनाफाइड मिसकैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यस। ठीक है। हम्म इसको अगर आपको थोड़ा सा और तरीके से मैं बताता हूँ, अगर करंट अफेयर से जुड़ के करना है तो आप ये लिख सकते हो, मैं केस का नाम बता देता हूँ, इन रिकॉग्निजेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, अच्छा। ये केस का नाम है। इन री बोलते ना, इन रिकॉग्निजेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। इसमें आप हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ मेरे पास, तो आप ये बाकी अपनी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। यस। लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के चलते मामलों की अपील सीमा अवधि अगले आदेशों तक बढ़ा दी थी। ठीक है, यस। तो ये चलता है। अब आती है हमारी वो तो एप्लीकेशन, जो अदर देन एप्लीकेशन तो हमारी लगेगी। अब बात करते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन की। नॉर्मल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कहाँ बात की हुई है, तो नॉर्मल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इसमें तो आगे जाके कोई बात नहीं दी हुई, फिर भी देखते हैं, 6 पढ़ते हैं। वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। चलिए ये मान लेते हैं, लीगल डिसेबिलिटी देखते हैं। लीगल डिसेबिलिटी देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये याद रखिएगा MIII। एम से माइनर हो गया, आई से इंसेन, और आई से आपका बच गया इडियट। प्रियल जी यस सर। समझ रहे हो, ये बात बोल यस। रहे हैं। लीगल डिसेबिलिटी आपसे कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल डिसेबिलिटी, या एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी जो है
वो कौन कौन सी आती है उसके अंदर, तो माइनर दे देंगे, इंसेन दे देंगे, इडियट दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। तो वहां तो तीनों पे ऑल ऑफ द अबव पे आप क्लिक कर दोगे, पर कई बार एक चीज हटा देते हैं, तो ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी नहीं है, तो वहां उस पर टिक करना। तो इन चीजों तीनों चीजों को याद रखने का तरीका यही है, MIII, माइनर, इंसेन, इडियट। गॉट इट? तो अगर आप माइनर हो, इंसेन हो या इडियट हो जाते हो कब, वेयर ए पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट, जहां एक पर्सन है जो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एंटाइटल्ड है, या एक एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकन, जहां से प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होना है, वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, he may institute the suit or make an application within the same period after disability has been ceased, as would otherwise have been allowed for the time specified therefore in the third column of the schedule. सीधी सी बात, घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलना। प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू हो रहा है, शुरू होने से पहले पहले ही अगर आप माइनर, इंसेन या इडियट हो, तो वहां से लिमिटेशन पीरियड जो है रुक जाएगा, लिमिटेशन पीरियड आगे बढ़ेगा ही नहीं। कब तक? जब तक आपकी वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। खत्म। ठीक है, जैसे ही डिसेबिलिटी सीज हुई, लिमिटेशन पीरियड फिर से भागना शुरू कर देगा। समझ गए? यस। और उसी तरीके से अगर वो पर्सन जो है डबल डिसेबिलिटी से है, मतलब एक पर्सन अगर माइनर भी है साथ ही साथ में इंसेन भी है, तो जब तक दोनों की दोनों डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक लिमिटेशन पीरियड आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 6 बोलता है। सेक्शन 6 का 2 बोलता है, सॉरी, सेक्शन 6 का 3 क्या बोलता है कि जहां जो माइनर है या इंसेन है वो अपनी डेथ तक उसकी डिसेबिलिटी बनी रही। मान लीजिए एक पागल था, इंसेन था, ठीक है, अपने डेथ तक इंसेन बना रहा, मृत्यु होगी उसकी, उसकी डेथ होते ही उसका जो एलआर होगा ना, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेशन पीरियड भाई वो एलआर था वो अभी तो टाइम मिलना चाहिए, नहीं, जैसे ही उसकी डेथ हुई लिमिटेशन पीरियड शुरू। इसमें कोई प्रॉब्लम प्रियर जी? सर एक बार लास्ट वाला वापस बता दीजिए। एलआर माने लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए एक फादर था, बी एक फादर है जो पागल है, इंसेन है, ठीक है, उसके पास सूट फाइल करने का राइट है, बट वो कर नहीं सकता क्योंकि इंसेन है। वो इंसेन बना रहता है अपनी डेथ तक। क्यों? जो उसका बेटा है उसकी डेथ होते ही उसका एलआर बन जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड उसी वक्त ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी के लिए उसका टाइम लिमिट था 12 साल, तो उसके डेथ होते ही 12 साल शुरू हो जाते हैं अगर वो एलआर सही है तो। अच्छा। ओके। और अगर एलआर ही खुद डिसेबिलिटी से वो खुद डिसेबल हो इन्हीं तीनों से, तो सेम बात उस पर अप्लाई होगी। उसके लिए भी जब तक डिसेबिलिटी एंड नहीं हो जाती तब तक लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। मतलब ये कंप्यूटेशन में उस पीरियड को नहीं लेते हैं। यस। फिफ्थ जो है ना, सेक्शन 6 का फिफ्थ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या बात बोलता है, मान लीजिए क्या हुआ, ये बी जो था इंसेन था ना, इंसेन था, सही हो जाता है, सही होते ही 12 साल का पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक, एक साल बाद बी मर जाता है, उसने सूट फाइल नहीं किया, वो कह रहा था मैं आराम से कर लूंगा, 12 साल है कर लूंगा, एक साल हो गया, बी मर गया, अब उसका एलआर आता है क्यू। अब आप कहोगे कि अब उसको कितना टाइम मिलना चाहिए, क्यू को फिर से 12 साल मिलेंगे। बताइए प्रियल जी, क्या लगता है आपको, उसको कितना मिलेगा? उसको 11 साल ही मिलेगा। 11 साल मिलना चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है, एग्जैक्टली यही ये बात करता है कि जहां सही हो गए वहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, बाद में फिर कोई डिसेबिलिटी आए चाहे ना आए वो पीरियड चलता रहेगा। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप निशान लगा लें एक्सप्लेनेशन को। ये एमसीक्यू में पूछा ही जाता है लगभग कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन वोम,
कि माइनर इंक्लूड ए चाइल्ड इन वोम। एक जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है वो भी एक माइनर कहलाया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो प्रियल जी आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। 1 से लेकर 6 सेक्शन आपको कराए हैं। कोई सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई तो बता सकते हैं आप। नो नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई ऐसा स्पीडली तो नहीं पढ़ाया गया कुछ? नहीं सर, बहुत आराम से पढ़ा है। चलिए, और लिमिटेशन एक्ट आपका पहले पढ़ा हुआ था या थोड़ा मोटा तो कुछ पढ़ा होगा? नहीं सर, नहीं पढ़ा होगा ना, तो लिमिटेशन चलो बिल्कुल नहीं पढ़ा। एज ए नए तरीके से इसको गिलास बिल्कुल खाली रखते हुए पढ़िए आप। इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यस सेशन सर। हो सकता है मैं 1-2 दिन में कर दूं, हो सकता है परसों ही कर दूं। ठीक है, लगातार तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो क्लासेस रहती हैं। यस सर। बाकी रिकॉर्डिंग का ये रिकॉर्डेड आपको